तो इसमें क्या है बराबर, ये लोग अगर ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, मतलब देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, सो मेनी रिलीजियस, ये सब लोग का है ना, ये लोग ऐसा हो गया ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके सब ब्रिटिशर से नाराज होने लगे। इवन योर प्रिंस जो राजा थे, फार्मर्स है, हर एक कैटेगरी, देन वो आर्टिशियन है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सबको नुकसान होने लगा। देन एवरीबॉडी फाउंड कि अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है, ब्रिटिशर्स ने हमको बोला कुछ था एंड दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद अस, एक्सप्लॉइटेशन करने लगे इकोनॉमिकली। तो इसके लिए सब ने एक साथ में मिलके फिर उन्होंने रिवोल्ट किया, तभी जाके हमको इंडिपेंडेंस मिला ग्रेजुअली। तो ये पूरा उन्होंने मतलब कौन से तरीके से, कौन कौन नाराज हुआ, क्यों नाराज हुआ, बराबर, क्यों उनके ऑपोजिशन में चले गए वो लोग, वो उन्होंने बताया है। तो इसमें बोला द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ इंडिया एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज अकम्पनी बाय द रिसेंटमेंट अमंग द इंडियन, बराबर। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने जीता, इंडिया को कॉन्कर किया, और बाद में धीरे धीरे सब लोग उसके अगेंस्ट जाने लगे। हार्डली ईयर पास टिल 18 व्हेन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, तो इसमें क्या हुआ, ग्रेजुअली थोड़ा टाइम के बाद रिवोल्ट होना चालू किया, लेकिन वो छोटे छोटे थे, मतलब कोई पर्टिकुलर सर सिटी में। हाँ इकोनॉमिक क्लास में हम लोग को सर ने ना 4-5 पॉइंट दिए कि वही करना है, बाकी सब तो ऐसे बोला खाली एमसीक्यू में आई हो। हाँ तो हाँ ठीक है, बट करना तो पड़ेगा ना, एमसीक्यू भी तो एक मार्क का हाँ है। हाँ। हाँ अरे आपने पूछा था ना कुछ मार्किंग दिया हाँ इसलिए हाँ, बोल रहे। ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू भाई। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे वो लोग रिबेलियन मतलब अपोज करने लगे, लेकिन छोटे ग्रुप में थे, छोटे ग्रुप में तो इजीली सप्रेस हो गया, ब्रिटिशर्स उसको जेल में डाल दिया फॉर एग्जांपल, बराबर, या तो मार दिया, कुछ भी करके उनको दबा दिया। बट क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप में मतलब 100 लोग उसके अगेंस्ट हो गए, तो इजी टू चेज देम, बराबर है। बट ओवर ए पीरियड क्या हुआ, एक एक सेचुरेशन आ गया, बराबर, कल्मिनेशन, मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया जबकि सब लोग उसके अपोज हो गए, पूरा इंडिया इज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फिर उनको भागना पड़ा, मतलब फिर उनको प्रॉब्लम होने लगा, भागना मतलब फिर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला गया, और ब्रिटिशर्स वहाँ पे इंग्लैंड से राज करने लगे, वैसा है, बराबर। तो पहला आपका आएगा वॉर हुआ, कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपका इसमें तो क्या है, मतलब एक ओवरऑल ब्रीफ दिया है, देन यू कैन स्टार्ट विद द पॉलिटिकल कॉज। हाँ दीप बोलो। Yes, sir. Causes of the First War of Independence. First 100 years of the British rule in India, that is from 1757 to 1857, were marked by British conquest and rapid expansion of their domination in India. The combined effect of the British expansionist policies, economic exploitation, and administrative changes adversely affected all segments of Indian society. The ruling The ruling sir, classes, The ruling classes were dispossessed of their power. डिस्पोजेस मतलब डिस्पोजेस मतलब ले लिया, उनका पावर ले लिया उन्होंने, जो पहले राजा राज करते थे, बराबर, उनसे पावर ले लिया, तो वो नाराज हो गए। Dispossessed of their powers, and the peasantry were deprived of its land rights, and artisans lost their livelihood. The middle and the upper classes of the Indian society, particularly in northern India, were inert because of their exclusion from the well paid higher posts in the administration. Men who followed cultural or religious activities, like priests and scholars, found themselves without income and as they lost their patrons. The Indian rulers, princes, and zamindars, who had themselves lost their authority, the company's Indian soldiers were discontent with their low pay, hard life, and ill treatment meted out to them by the British officers. Thus, by 1857, conditions were ripe for the mass uprising, and the accumulated grievances of the people burst forth in the form of the First War of Independence. ओके वेरी गुड, थैंक यू। तो देखो पूरा एक मिनट, हाँ, तो इसमें वो लोग ने पूरा ही बता दिया, अभी पूरा चैप्टर का ये अंदर का एक पैराग्राफ में आ गया, ठीक है। तो 17 लिखे ना, फर्स्ट 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल इन 1757 टू 1857 वेयर मार्क बाय द ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट एंड रैपिड एक्सपांड। तो ये 100 साल में उन्होंने इंडिया को पूरा कैप्चर कर लिया, दे स्टार्टेड विद समथिंग स्मॉल, देन धीरे 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 एक्सपांड करके पूरा इंडिया उनके कब्जे में आ गया, बरोबर। द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपांशन, तो उन्होंने क्या किया, अभी ये एक्सपांड करना है, तो ऑब्वियसली मतलब उनको कुछ ना कुछ
अपने को ऑब्वियसली ऐसे तो हम लोग दे देंगे नहीं कुछ भी चीज़, तो वो लोग ने बहुत सारे तरीके यूज़ किए, आपने देखा डिवाइड एंड रूल, फिर एनेक्स किया, देर आर सो मेनी पॉलिसीज दे वर इंट्रोड्यूस, ऐसा कर करके हमारी पूरी ज़मीन राजा को हटा दिया, उनके महल को भी कब्जे में ले लिया। तो उन्होंने बोला देखो डिस्पजेस्ट, पहला तो राजा को हटाया, फिर उन्होंने बोला जो फार्मर थे उनको उनकी लैंड ले ली। तो ये सब धीरे धीरे देखो एक एक कैटेगरी नाराज होते गया। आर्टिशियन अपना लाइवलीहुड गया बिकॉज वो उनको एंकरेज नहीं करते थे। मिडल एंड अपर क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी जो जॉब करती थी, तो उनसे उनको कुछ पे नहीं दे रहे, इंक्रीमेंट नहीं दे रहे उनको, मतलब निगलेक्ट कर रहे। बाद में आर्मी का नहीं लिखा शायद, बट आर्मी का भी ऐसा ही था, सिपोई को भी प्रॉब्लम किया वो लोग ने। वो मैन बाद को में लिखा। बाद में है, हाँ मतलब इस ये वाले पे है, ये पैराग्राफ में नहीं है ना शायद, हाँ हाँ, है ये पैराग्राफ है, में। ओके। फिर वेल पेड हायर पोस्ट जो पैसा देते थे पहले, जो राजा महाराजा के टाइम जो अच्छे एडमिन पोस्ट पे थे उनको भी वो लोग ने सब खुद के लोग लगा दिए उन्होंने, और जो हमारे जो लोग थे उनको नीचे कैटेगरी में डाल दिया, दो दे यार मोर कैलिबर, ठीक है। मैन हु फॉलोड कल्चर रिलीजियस एक्टिविटी, जैसे जो पंडित थे, बराबर स्कॉलर्स थे, उनको भी वो लोग ने क्या किया, कुछ भी नहीं, कोई नो एंकरेजमेंट, नो पैसा नहीं देने का, कुछ नहीं, हेल्पलेस हो गए बेचारे। तो उनको जो ये राजा महाराजा पैट्रन मतलब सपोर्टर, तो ये उनको जो हेल्प करते थे, तो राजा महाराजा ही नहीं है, तो ये सब उसके चक्कर में बेकार हो गए, बराबर। द इंडियन रूलर प्रिंसेस जमींदार ये सब से अपनी जमीन जायदाद सब ले लिया, बहुत सारे रूल्स इंप्लीमेंट किया उन्होंने, रेगुलेशन लाए, लॉ लाए, ठीक है। द कंपनी इंडियन सोल्जर वेर डिसकंटेंट, असंतोष, सोल्जर आया ना, सोल्जर का जो सोल्जर थे, जो हमारे बेसिकली व्हाट हैपेंड, दे यूज अवर सोल्जर फॉर फाइट अगेंस्ट अस, मतलब हमारे सोल्जर ही हमारे सामने लड़ रहे हैं, फिर भी ये सोल्जर को वो लोग ने, उन्होंने मतलब दे पुट इट देम इन वेरी डाउनग्रेड, सैलरी नहीं देने का, लाइक दैट, कम सैलरी देने का, हार्ड लाइफ, इल ट्रीटमेंट, देखो लिखा ना इल ट्रीटमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, ये आपको कहाँ ना कहाँ आप यूज कर सकते हो, एनी कॉज ही स्टार्टिंग में थोड़ा लिख के दो लाइन, देन यू कैन पुट इट योर अदर आंसर, लाइक दैट। तो ये सब एक्यूमुलेशन होके देन पीपल एक साथ में एक अपराइजिंग आया, बरोबर है। बस अभी पॉलिटिकल क्लॉज में क्या हुआ, पॉलिटिकली क्या क्या चीजें की वजह से सब नाराज हो गए, वैसा लिखा है। आप थक जाओगे तो बोलना, हाँ दीप। हाँ हाँ। The political causes, the political reasons which antagonized the Indian rulers were the following: the policy of expansion, the British policy of control and gradual extinction of the native Indian states was one of the major grievances of the Indian rulers. Ever since the Battle of Plassey, June 1757, the East India Company's territorial power increased rapidly. The British tried to expand their political power in India by four ways, that is, by outright wars, by the system of subsidiary alliance, by adopting doctrine of lapse, and on the pretext of alleged misrule. By the outright wars, to expand their territorial power in India and to safeguard their economic and political interests, the British waged many wars. The Battle of Buxar, 1764, established the British as masters of Bengal, Bihar, and Odisha. As the result of their success in Anglo-Mysore wars, that was from 1767 to 1799, the East India Company annexed most of the territories of the Mysore state. After the Third Anglo-Maratha War, that is from 1817 to 1818, the Peshwa's entire domination and all the Maratha territory north and south of the Narmada River was acquired by the British. The Punjab was annexed in 1849 after the Sikhs were defeated in Second Anglo-Sikh War. From 1823 to 1856, the British further extended their empire by conquering Sindh territories of Assam, Arakan, and Tenasserim and Pegu in Myanmar. By the subsidiary alliance, some Indian states were brought under the British control without actually annexing them. This was done by the following the subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley. Under this system, the Indian rulers who agreed the subsidiary alliance accepted the British as the supreme power. They surrendered their foreign relations to the East India Company and agreed that they would not enter into any alliance with any other power and would not wage wars.
accepted a British resident at their headquarters, and agreed not to employ any European in their service without consultation of the company, agreed to maintain British troops at their own cost, and virtually lost their independence. By 1856, practically all Indian states had been either annexed or had entered into alliance with the company. The British had become the supreme power, and the Indian princes were reduced to puppets. ओके वेट तो देखो अभी पहला है उन्होंने आउटराइट वॉर बराबर यहाँ पे लिखा है पॉलिसी एक्सपांशन पहला आपका आएगा पॉलिटिकल कॉज में पॉलिसी एक्सपांशन मतलब उन्होंने अपना जितनी भी पॉलिसी हो धीरे 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 पूरे इंडिया में एक्सपांड की बराबर क्या क्या चीज किया वो आगे आएगा तो कैसे करके उन्होंने अपना सर इंडिया को कैप्चर किया हाँ बोलो भाई सर आपका जी ये जो बुक है हिस्ट्री का वो पुराना है क्या? हाँ पूरा ना है हाँ यस सर, क्योंकि नए में थोड़ा डिफरेंट है। हाँ तो थोड़ा नए में इसमें बहुत ब्रीफ डिटेल में दिया है सर। हाँ तो इतना काफी है बट कितना डिटेल में भी कोई मीनिंग नहीं है ना और अभी नहीं सर एक पूरा पैराग्राफ है सर ये सब्सिडरी अलायंस का डेफिनेशन भी दिया है। हाँ तो वो आप देख लेना बाद में चाहिए तो नेक्स्ट टाइम में मैं दूसरा बुक में से करूँगा अभी इसमें तो अभी डाल के रखा हुआ सर मैं आपको फोटो भेजूं सर आप उसमें से कर लेना। अभी नहीं आज के दिन नहीं हाँ आप भेज के रखो मुझे बस चलेगा बहुत फर्क नहीं मैं देखा हुआ आई ऑलरेडी डन विद कॉमर्स एंड इको पीपल कुछ भी हार्डली माइन्यूट फर्क है फिर भी आप भेज के रखो पॉलिसी एक्सपेंशन में द ब्रिटिश पॉलिसी कंट्रोल एंड ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे क्या हुआ एक्सटेंशन ऑफ द नेटिव इंडियन स्टेट धीरे धीरे इंडियन स्टेट अपने खत्म होने लगे सबके पावर चले गए वो लोग ने या तो क्या किया उन्होंने देखो लिखा है या तो उन्होंने जीता कैसे वॉर करके ठीक है अगर सीधा वॉर किया राजा के मतलब वो स्टेट के ऊपर कंट्रोल कर लिया बिकॉज दे हैव लेटेस्ट वेपन ठीक है उनके पास सोल्जर्स थे पैसा था तो उन्होंने जीत लिया दूसरा क्या था या तो अगर कोई वॉर से नहीं जीता तो उसने क्या आइडिया किया सब्सिडरी अलायंस ये देखो ये इंपॉर्टेंट है सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या कि बिना वॉर के ही बिना ऐसे वॉर के जीत जाएंगे। मैं दीप को बोलूंगा भाई देख तेरे को मेरे अंडर में आना है अगर आना है तो ये पॉलिसी है ना तेरे को फॉलो करना पड़ेगा तो आप बोलोगे नहीं मैं फॉलो नहीं करूंगा तो बोले ठीक है वॉर करते हैं अभी आपको भी पता है कि ऑलरेडी मैं ना 10 राज्य जीत के आया हूँ ठीक है तो आपको पता है कि आइधर वो तो 100% मैं खत्म हो जाऊंगा जीरो हो जाऊंगा उससे अच्छा मैं आपकी मेरी जो पॉलिसी है वो आप मानो अच्छा मेरा क्या फायदा उसमें कि मेरा मतलब ब्रिटिशर्स का क्या फायदा कि वॉर पैसा नहीं जाएगा हाँ वॉर में नहीं जाएंगे वो लोग तो वॉर पैसा नहीं जाएगा दूसरा आर्मी बच जाएगी ऐसे भी देखो मारते तो वो हमारे भी लोग मरते आपके भी मरते दोनों की जगह डैमेज तो होता ही है तो बोला जाने दो ऐसा एक आइडिया वापरा देखो उसने वो जो लॉर्ड है ना वो दिमाग वापरा उसने कि बिना लड़ाई के अपने पास सब चीज आ रहा है और आपने पॉलिसी देखो नीचे लिखा है ना 4 पॉइंट मतलब अल्टीमेटली आप सब हार ही गए उसके पास आपने सरेंडर ही किया है एट द एंड तो वैसा करके उन्होंने किया तीसरा क्या किया उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो हम लोग आगे आएंगे देखेंगे और चौथा एलिगेट मिस रूल मतलब उनको क्या बोला कि भाई अरे तू बरोबर रूल नहीं कर रहा है गलत तरीके से दो राजा बरोबर ही रूल करता है लेकिन उसे बोला नहीं तू बरोबर रूल नहीं कर रहा है एक काम कर तू छोड़ दे गादी हम लोग हैंडल करते हैं वैसा करके उसको जबरदस्ती निकाला बरोबर ब्लेम किया उसको मिस रूल का और पब्लिक को बोला कि ये बरोबर नहीं कर रहे हैं हम आके हमको बहुत अच्छी तरह हमारा मतलब मैनेजमेंट है वी विल हेल्प यू अब भूखमरी जो चल रही है पैसा नहीं है हम आपको इम्प्रूव करके दे देंगे बहुत अच्छी तरह ऐसा करके उसको हटाया एट देन ऑब्वियसली और ज्यादा एक्सप्लोइटिव हुए वो लोग पब्लिक बट फिर भी उन्होंने ऐसे 4 पॉलिसी से पूरा चीज को कंट्रोल किया जस्ट इमेजिन देखो कितना मतलब बहुत वो लोग का दिमाग बहुत था हमारा कम था इंडियन रूलर इवन सिंस बैटल ऑफ पैलेस द ईस्ट इंडिया कंपनी बोले ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वाज वन कंपनी वो आई थी एज ए क्या करने के लिए आई थी इंडिया में ट्रेडर फ्रॉम बिजनेस के लिए एज ए ट्रेडर आई थी और बट उसने देखा ट्रेडर आई बट उसने देखा अरे यहाँ पे तो सब वो है ना चैप्टर फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर हाँ तो बोले यहाँ पे तो सब झगड़ा कर रहे हैं कुछ तो मतलब कुछ वो नहीं है ये लोग को कुछ दिमाग नहीं है काम करते हम लोग इधर ही रूल करते हैं तो उनको देख लिया उसने थोड़ा टाइम तो ट्रेडिंग किया रहेगा बट देन ही रियलाइज अरे ये लोग को तो फालतू इनको कुछ दिमाग ही नहीं है बरोबर तो इसको हम लोग जीत लेते हैं वैसा पावर इंक्रीज रैपिडली 4 चीज लिखा आउटराइट वॉर अभी इसमें बहुत सारी वॉर की बैटल ऑफ बॉक्सर ये देख लेना 1764 शायद पूछ सकते हैं मुझे नहीं पता एमसीक्यू में अभी बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू है उसमें देखना पड़ेगा वो मेरे पास था बाद में दिखता हूँ बुक में ओके देन एक बंगाल बिहार एंड ओडिशा जीता उन्होंने एस्टैब्लिश ब्रिटिश एज ए मास्टर ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा जीत लिया एज ए रिजल्ट
ऑफ देयर सक्सेस द एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी एक जीत गया एंग्लो मैसूर वॉर। द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स मोस्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ मैसूर। बरोबर, मैसूर आप जाके आए ना अभी, वो मैसूर का महल वो देखा था ना हाँ टीपू सुल्तान वाला, तो वहां पे ये उसने जीत लिया ब्रिटिशर्स ने। आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर द पेशवा एंटायर डोमिनेंस एंड ऑल मराठा टेरिटरी जीत लिया उन्होंने। तो देखो बहुत सारा चीजें ना वो लोग ने वॉर से जीता हुआ है इंडिया का। तो पंजाब भी जीते, देखो पंजाब भी जीता 1849 में। देन आफ्टर द सिक्स वर डिफीटेड इन सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो ये सब वॉर में देव, अभी ये देखो ये पॉइंट अगर आपको लिखना है पॉलिटिकल में तो आपको ये छोटे छोटे 3-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, मतलब विद 2-3 लाइन के आंसर के साथ, अदरवाइज इतना ये पॉइंट लिखने में तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, देन उन्होंने बोला ब्रिटिश फर्दर एक्सटेंडेड, हाँ ठीक है, आसाम, अरक्कन, तेनासी रमई, अभी ये जूने नाम है, अभी का नाम पता नहीं। ये तो म्यांमार वो एशिया का है, पेगू इन म्यांमार, ये एशियन कंट्री है, इंडिया नहीं है। तो अल्टीमेटली उन्होंने एशिया में भी एक्सपांड किया, नॉट ओनली इंडिया तक सीमित नहीं रहे वो लोग। सब्सिडरी अलायंस में क्या किया, मैंने बोला वैसे वो जाए प्रपोजल लेके जाते वो लोग, दीप के पास जाएंगे, भाई देखो ये साइन कर रहे तू, तो उसको मालूम है नहीं करूंगा तो ये चढ़ाई करेंगे हमारे ऊपर। तो सब्सिडरी अलायंस, लॉजिक याद रख लेना, किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड वेलेस्ली। अंडर दिस सिस्टम ये लोग को एग्री करना है, ये 4 चीज 4 पॉइंट, उसको बोलना है भाई तू ही मेरा माई बाप है, खत्म। ब्रिटिशर्स को बोलना भाई तुम सर्वोपरि है, तुमको जो भी पैसा हम कमाएंगे वो तुमको लाके देंगे, टैक्स रेवेन्यू जो भी है कलेक्ट करके तुमको देना है। 100 बात की ये बात, ये लोग को पैसे से मतलब है, बाकी कुछ नहीं है। सरेंडर द फॉरेन रिलेशन, मतलब आप और किसी कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं रखने का। ओके, यू डोंट हैव टू गो विद एनी जॉइंट वेंचर या कोई कोई एग्रीमेंट नहीं करने का दूसरी कंट्री के साथ, बरोबर। यू हैव टू बी विथ यू अस ओनली, कुछ भी करना है हमारा अप्रूवल लगेगा, और आपको किसी के साथ वॉर भी नहीं करने का। ओके, नहीं तो वॉर करेंगे तो अल्टीमेटली इनका भी नुकसान होगा ना, वो जीत लेगा दूसरा। तो बोला तुमको किधर भी जाने का नहीं, यू हैव टू बी अंडर अस। ठीक है, देन एक्सेप्ट ब्रिटिश रेसिडेंट एट देयर हेडक्वार्टर, और जो भी उसकी ऑफिस है वो उनका मेन ऑफिस होगा। इन जो भी अभी राजा का जो पावर है वो नहीं रहेगा, मतलब अभी वो राज्य कुछ भी इशू है तो क्या राज्य में वो महल में बैठते ना वो स्कॉलर एंड ऑल, वो कुछ नहीं। अभी हमारी ऑफिस है ना, दैट इज अवर होल एंड सोल, हमारी ऑफिस में जो भी है कामकाज होगा। एग्री नॉट टू एम्प्लॉय, और दूसरे कोई ब्रिटिशर्स को, यूरोपियन को आपको एम्प्लॉय नहीं करने का, ये तीसरा। चौथा, एग्री मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप, उसने बोला जो हमारी जो सेना है वो सेना हम लोग रखेंगे तुम्हारे राज्य में, लेकिन उसका पैसा तुम्हारे रेवेन्यू से देना पड़ेगा, पैसा करके हमारी जितनी भी सेना है उसका खर्चा तुम देने का, बरोबर। एग्री टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ओन कॉस्ट, उनकी कॉस्ट से ब्रिटिश ट्रूप को रहने का है बेसिकली। देन वर्चुअली लॉस देयर इंडिपेंडेंस, अल्टीमेटली क्या हुआ, ये सब साइन करा, अभी एट द एंड क्या हुआ, कुछ भी पावर ही नहीं है, उसको पानी पीना है तो भी वो ब्रिटिशर्स को पूछना पड़ा पीऊ की नहीं भाई, वैसा। तो लिखा है ना यहाँ पे, प्रैक्टिकली ऑल द इंडियन स्टेट हैड आइदर बीन एनेक्टेड, या तो उन्होंने जीत लिया या तो सब्सिडरी अलायंस के अंडर में वो लोग का हाथ में चला गया। बिकम सुप्रीम पावर एंड इंडियन प्रिंसेस वेर जस्ट पपेट। चलो, यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये पूछ सकते हैं, ये पॉइंट तो हमेशा करके ही जाना इंपॉर्टेंट है, कारण क्या है मालूम है, एज ए सिंगल पॉइंट भी पूछ सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉज। हाँ बोलो, हाँ दीप, है क्या नहीं गए? यस सर, या हाँ ये क्या ये ना, बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हाँ Lord Dalhousie, the Governor General of India, annexed many Indian states to the company using the doctrine of lapse. According to his doctrine, heirs adopted without their consent of the company could inherit only the private property of the deceased ruler and not his territory, which would become under the company's rule. When the ruler of Jhansi died, इन in 1853, 1853, leaving no natural heir, the widowed the विदुर widowed रानी, Rani, हाँ uh, Rani was pensioned, and their adopted son Anand Rao was not recognized as a lawful successor to the throne. The other prominent states which became victims to the doctrine were Satara, Jaitpur, Sambhalpur, Udaipur, and Nagpur.
The principle of the lapse was also applied to take away the titles and pensions of the rulers and of some states. Regal titles of Nawabs of Carnatic and Tanjore were Tanjore, taken away. This caused discontent among the rulers as well as among the people in general. The rulers of Indian states believed that their states were annexed not by the application of doctrine of lapse but due to the lapse of all morals on the part of the British. हाँ, On the pretext of alleged misrule, in 1856 Lord Dalhousie annexed Awadh to the company's domination on the pretext of alleged misrule. The annexation of Awadh was arbitrary as the British seemed to have been broken their promises made by ruling chiefs. This caused resentment among the Indians in general and Awadh in particular. Lord Dalhousie justified the annexation of Awadh on the pretext of the good of the governed, but the people of Awadh, on the contrary, had faced more hardships. They had to pay higher land revenue and additional taxes on food, houses, ferries, and justice. The dissolution of the Nawab of Awadh's army and administration threw thousands of nobles, officials, and soldiers out of their jobs. The British confiscated the estates of talukdars or zamindars. This disposed the talukdars became the opponents of the British rule. The company's sepoys, of whom 70,000 were from Awadh, were worst affected. These soldiers had helped British to conquer the rest of India, but they did not like that their homelands should come under the foreign sway. The annexation of Awadh also affected the soldiers' financial position. They had to pay higher taxes on the land their families held in Awadh. In fact, Awadh played a major role in uprising of 1857. ओके, थैंक यू। तो अभी उसने पहले क्या किया? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो आपको पता है क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलो जी। अरे ये जो लॉर्ड डेलहाउसी है ना, हाँ, उसने एक मतलब वो क्या कहते हैं, अवध को जब भी मतलब नहीं नहीं, उसने डॉक्ट्रिन एक ऑफ लैप्स। लैप्स, वो अवध वाला अलग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो आप क्यों, इसमें ऐसा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ऐसा है, समझो कोई राजा है, बरोबर है, तो उसको कोई वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। बच्चा अपना जो, हाँ, हाँ वो अपने अपना खून नहीं है ना, तो वो हाँ, उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता। बरोबर है, तो उसने एडॉप्ट अडॉप्टेड किया। सन का चलेगा नहीं। हाँ, एडॉप्ट किया, बिकॉज पहले ऐसा होता था, समझो बच्चा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, बेसिकली लड़का, तो वो हाँ राजा नहीं बन पाएगा उसके नीचे, तो वो क्या करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, एडॉप्ट करते थे। एडॉप्ट करने से क्या होगा कि उनका, एडॉप्ट करने से क्या होगा, उनका आगे का वंश चलता रहेगा और वो प्रॉपर्टी मतलब पूरा राज्य उसके ऊपर चलता रहेगा, एडॉप्टेड जो पर्सन बच्चा रहेगा उसके ऊपर। लेकिन ये लोग ने क्या बोला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कि भाई नहीं, देखो तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ है ना, तो तुम एडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर एडॉप्ट करना है तो करो, चलो ठीक है, बट वो आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो उसकी होगी। मतलब जैसे राजा है, उसका राजमहल है या उसका जो खजाना है, दैट इज बिलोंग्स टू एडॉप्टेड सन या डॉटर, हुएवर। बट आगे का जो पूरा राज्य वो कंट्रोल करता है ना, वो कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। तुम्हारा इंटरनल तुम्हारी प्रॉपर्टी, जैसे हमारे केस में समझो मैं हूँ, तो मेरा जो बच्चा है, तो मेरी प्रॉपर्टी में एडॉप्टेड बच्चे मैंने लिया, तो मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर और मेरे पैसे उसके रहेंगे। लेकिन अगर मैं मलाड पे रूल कर रहा हूँ, तो मलाड ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। ऐसा करके उन्होंने बोला। और वर्स्ट केस में वो लोग ने बोला कि ठीक है भाई, तुमको जो राजा है उसको हम क्या करेंगे, एक पेंशन देंगे। पेंशन मतलब कुछ पैसा हर महीने देंगे घर चलाने के लिए, बिकॉज वो बीइंग ए राजा है भाई, उसकी लाइफस्टाइल अलग है, लिविंग स्टाइल अलग है। बट फिर भी ये लोग ने तो वैल्यू नॉमिनल पर्सन जैसी कर दी ग्रेजुअली, राजा की वैल्यू रखी नहीं उन्होंने। तो उन्होंने क्या बोला, लॉर्ड डेलहाउसी, किसने इंट्रोड्यूस किया वो याद रख लेना। लॉर्ड डेलहाउसी, डेलहाउसी करके एक जगह है, मालूम है ना, उत्तराखंड में, कोई गया है क्या? तो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सर, हाँ, कश्मीर में डलहौजी तो। नहीं नहीं, वो डाल अरे लेके, वो डाल लेके, अरे भाई अच्छा, डेलहाउसी डल लेक, सॉरी। वो डाल लेके, ये डेलहाउसी करके उधर शिमला कुल्लू मनाली ना वहाँ पे। हाँ हाँ, हाँ, बराबर। तो वो ये बंदा क्या करता था, वैकेशन में उधर रहने जाता था माउंटेन में। तो उसके उन्होंने पूरा वो सिटी डेवलप किया, ट्रेन का पटरी वो सब एस्टेब्लिश किया, अभी भी वो ट्रेन चलती है। तो दैट इज वाई उनके नाम से वो जगह का नाम रखा डेलहाउसी।
तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया annexed many Indian state to the company using a doctrine of lapse। तो ये यूज करके देखो दो चीज तो ऊपर वापर लिया उसने, बरोबर है। एक तो वॉर, एक सब्सिडरी अलायंस, अभी बच गया। कोई राजा है वो मान भी नहीं रहा है, सब्सिडरी अलायंस नहीं मान रहा है, ओके। तो उसने क्या बोला, ये तरीका बताया है कि भाई तुम्हारा बच्चे को आगे का राज्य कंट्रोल करने नहीं अलाउ कर सकते हो, दैट इज बिलोंग्स टू अस अकॉर्डिंग टू दिस। हैज मतलब वंश, ओके, उसका वंश, नेक्स्ट जनरेशन adopted without the consent of the company could inherit only private property। तो बोला खुद की जो प्रॉपर्टी है वही उसको मिलेगी, ऑब्वियसली वो तो मिलनी चाहिए। अभी मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरे बच्चे को मिलेगी, गवर्नमेंट नहीं ले जा सकता है ना। तो बोला वो मिल सकती है तुमको। डिकीज रूलर, बोला वो मर गया तो उसके बाद, एंड नॉट इज टेरिटरी, तो टेरिटरी उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जो अभी तक यही चलता था, अभी तक टेरिटरी भी उसकी हो जाती थी। नाउ दे हैव स्टॉप, रूल बना दिए which would not come under the company's rule when the ruler of झांसी। तो एक एग्जांपल भी दे दिया उसने। तो झांसी वो जो है ना, झांसी की क्या था, लक्ष्मी क्या था नाम, रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई, बरोबर है। तो उन्होंने 1853 में वो द व्हेन रूलर डाइड, 1853 में वो मर गई। तो उनका जो लड़का था एडॉप्टेड आनंद राव, तो उसको उन्होंने नहीं देने दिया, मतलब उसको बोला भाई तेरे झांसी की रानी की जो प्रॉपर्टी ना वही तेरी प्रॉपर्टी, उसके अलावा तेरा कुछ भी नहीं है ये राज्य में से, ठीक है। लिविंग नो नेचुरल एयर, द विडोड रानी वाज पेंशन, तो वो जो थी उसको पहले पेंशन देते थे, एंड देयर एडॉप्टेड सन को पेंशन देते थे, बट आफ्टर दैट सम टाइम पेंशन भी बंद कर दिया। और आप ये देखो कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से क्या कौन से स्टेट उन्होंने कवर किए। तो सतारा कहाँ पे मालूम है, सतारा भाई किसको नहीं आता महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वेरी गुड, महाराष्ट्र में सतारा इज इन महाराष्ट्र इटसेल्फ, महाराष्ट्र में ही है। जयपुर, संबलपुर ये सब मुझे कदा शायद मालूम नहीं, पर ये प्रोबेबली राजस्थान, उदयपुर ऑब्वियसली राजस्थान, नागपुर, ठीक है। तो ये सब उन्होंने कैप्चर किया एरिया विद द हेल्प ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब इनके जो राजा थे उनके बच्चे नहीं हो गए और एडॉप्टेड हो गए, तो उनसे ले लिया सब राज्य। प्रिंसिपल ऑफ लैप्स वाज आल्सो अप्लाइड टू टेक अवे द टाइटल। अच्छा, नॉट ओनली दैट, टाइटल आप बोल नहीं सकते महाराजा मान सिंह, ऐसा नहीं बोल सकते, महाराजा मान सिंह नहीं आएगा, खाली मान सिंह, वो टाइटल भी हटा दिया उन्होंने। टाइटल मतलब टाइटल हटाने से क्या होगा, वैल्यू कम हो जाएगी, बरोबर, मेन चीज वो है। तो पब्लिक के अमोंग द पीपल देयर इज नो वैल्यू ऑफ किंग, प्रिंसेस, कुछ भी हो, प्रिंस का कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा। पेंशन, रूलर, पेंशन भी हटा दिया लोग धीरे धीरे करके। लीगल टाइटल ऑफ द नवाब ऑफ कर्नाटक, ये ना कर्नाटक बोलते हैं ना, ये कर्नाटिक बोला है ना, अभी के टाइम में हम बोलते हैं कर्नाटका, ये कर्नाटका का है। तो वहां पे जो नवाब ऐसा वर्ड वापरते थे, तो नवाब सब हट गया, कुछ नहीं, वे टेकन अवे, दिस वाज डिसकंटेंट, इसकी वजह से जो राजा थे उसमें बहुत वो लोग दे आर वेरी अनहैप्पी, ऐसा सब किया उन्होंने। और अलोंग विद द राजा उनकी जो पब्लिक थी वो भी बहुत नाराज हो गई। The ruler of Indian state believed that their state were annexed not by application। तो उन्होंने बोला कि खाली ऐसा कोई डॉक्ट्रिनल लैप्स से उन्होंने पूरा हमारा मतलब पूरा क्या बोलते हैं लैप्स ऑफ ऑल मोरल, तो हमारी सब चीज, हमारी रिस्पेक्ट, पैसा सब ले लिया उन्होंने ये रूल की वजह से। ऐसा करके उन्होंने दे फील लाइक दैट, दे आर वेरी अनहैप्पी कि ये रूल लाने से हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो वी आर नॉट हैप्पी विद योर डिसीजन। फिर उन्होंने बोला प्रीटेक्स मतलब ऐसा बताना कि अरे भाई तू गलत कर रहा है, यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर मैनेजमेंट, ऐसा करके उन्होंने कोई राज्य को भी लिया है। क्या बोला उसने, लॉर्ड डलहौजी एनेक्स अवध, मेन तो अवध है, जो उनके सबसे ज्यादा सिपाही सोल्जर अवध से थे, तो उसको क्या किया उसने, अवध में बोला कि भाई तुम्हारा है ना, तो यू आर नॉट डूइंग वेल प्रॉपर मैनेजमेंट, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। प्रीटेक्स ऑफ एलिगेट misrule, the annexation of Awadh was arbitrary as British seemed, arbitrary मतलब मन माना, बिना तर्क, लॉजिकल नहीं है, कुछ भी करके बोल के ले लिया चीज, बरोबर है। British seems to have broken their promises made to ruling chief। तो ब्रिटिश ने जब स्टार्टिंग में क्या बोला कि तू एक काम कर, मेरे को है ना सामने वाला जो राजा है ना उसको हराने के लिए हेल्प कर, देन आई विल गिव यू सो थिंग्स, ऐसा करके उसने हेल्प किया, हेल्प करने के वो राजा को हराया, अभी उसकी खुद की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा करके उन्होंने जो प्रोमिस की वो सब उन्होंने अवध से भी
अवध को भी दगा दिया बेसिकली। जो अवध की वजह से, अवध के सोल्जर की वजह से उसने बहुत सारे राज्य को एनेक्स किया था। तो अभी क्या हुआ, सब हो गया, सब मेरे कंट्रोल में आ गया, नाउ ओनली अवध इज लेफ्ट। तो बोला चल भाई अभी तेरा तो कुछ औकात है ही नहीं हमारे सामने, बिकॉज नाउ होल इंडिया इज अवर्स, वैसा। तो मिसचिफ किया बेसिकली। दिस कॉज रिसेंटमेंट, मतलब क्रोध पर नाराजगी अमोंग द इंडियन इन जनरल एंड अवध इन पर्टिकुलर। तो अवध को बहुत ज्यादा दुख हो गया, बिकॉज उसने बोला मैं ही तुमको हेल्प किया पूरा इंडिया जिताने के लिए, अभी ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। और उसने बोला हम अवध पे राज करेंगे। लॉर्ड डेलहाउसी जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द प्रीटेक्स्ट। अच्छा बोला क्यों, पब्लिक ने बोला अरे तुम हम क्यों ऐसा कर रहे हो, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमको तुम्हारे पे राज नहीं करना है, बट बेसिकली तुम्हारा जो मैनेजमेंट है ना राजा, वो बरोबर नहीं कर रहा है। तो हम लोग आएंगे, हम अच्छी तरह मैनेज करके तुमको ग्रोथ कराएंगे, हम तुम्हारे उधर तुम्हारे जेब में ज्यादा पैसा आएगा, वैसे सब काम करेंगे। ऐसा करके उसने जस्टिफाई किया पब्लिक को। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि वो सब पब्लिक का इमीडिएट वॉर भी सामने नहीं ले सकते, क्योंकि इंडियन इतने सारे थे, अगर एकजुट हो गए तो उनको भागना पड़ेगा, वी नो दैट। तो वो लोग क्या करते, पीस मिल में वो सब काम करते हैं। ओके, अब वो लॉजिक समझ के चलना। द गुड ऑफ द गवर्न, देखो लिखा है कि आपके लिए हम कर रहे हैं, मुझे कुछ रूल नहीं करना है, ओके वैसा। बट द पीपल ऑफ अवध ऑन द कंट्री had to face more hardship, but at the end मालूम ही था कि वो लोग आने के बाद क्या हुआ, रेवेन्यू डबल, ज्यादा टैक्स देना पड़ा, एडिशनल टैक्स ऑन फूड, हाउस, जस्टिस, सब जितना भी समझो 100 रुपया टैक्स था 200 रुपया कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो एट द एंड क्या हुआ, नुकसान ही हुआ। द डिसोल्यूशन ऑफ नवाब ऑफ अवध आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स। तो ये होने के बाद क्या हुआ, जितने भी नोबल्स थे, ऑफिसर, सोल्जर, सबको भगा दिया। क्यों, कि उनको ब्रिटिशर्स बोलेगा नहीं नहीं मेन पोजीशन पे तो मेरा ही बंदा रहेगा, बरोबर, मेन ऑफिस में माय पीपल विल वर्क। तो आपको जाओ, आपको जॉबलेस हो अभी, आप यू आर नो मोर इन द जॉब, बिकॉज वो जगह पे उनको नहीं रख सकते ना इंडियन को, क्योंकि उसने जीत लिया है, कुछ गड़बड़ करेंगे तो। ब्रिटिश कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त करना एस्टेट ऑफ तालुकादार, जो पहले दिया था ना तालुकादार, जो राजा ने के अंडर थे, इसके पास जमीन थी, जमींदार सब जमीन ले ली उन्होंने। डिसपर्चेस तालुकादार बिकम ओपोनेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इसकी वजह से अभी वो ब्रिटिशर्स के सामने हो गए। कम्युनिस्ट सिपाही वो 75,000, देखो इतने सारे सिपाही थे, वेयर वॉर्स अफेक्टेड, सबसे गंदा हालत इनका था। क्यों, एक तो ये लोग ने लड़ाई किया, किसी ने हाथ कटवा लिया होगा, पैर कटवा लिया, कोई मर गया होगा, तो अभी उनको बहुत हालत खराब। दिस सोल्जर हेल्प द ब्रिटिश टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ इंडिया, जिताने के लिए हेल्प किया। अभी उनको थोड़ा प्रिविलेज देना चाहिए था, वो भी नहीं छोड़ा उनको। बट दे डिड नॉट लाइक दैट होमलैंड शुड कम अंडर द। तो बोला नहीं, हमको तुम जीत के हमको क्यों रूल कर रहे हो भाई, हमने तो तुमको जिताया पूरा इंडिया को। द एनेक्सेशन ऑफ अवध आल्सो अफेक्टेड सोल्जर्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो ऑब्वियसली पैसा कम दे दिया, सैलरी कम कर दिया होगा, बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं बचा, दे हैव टू वर्क अंडर ब्रिटिशर्स, दे हैव टू पे हायर टैक्स अगेन ऑन द लैंड देयर फैमिलीज हेल्ड इन अवध। तो जो सबको तो चलो वो बोला होगा कि भाई चलो सबको इंडिया में अभी टैक्स हो गया लैंड के ऊपर 200 रुपया, तो अवध वाले को बोला होगा कि नहीं भाई तूने तो मुझे हेल्प किया है ना, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, ओके, स्टार्टिंग में, बराबर, ऐसा प्रॉमिस किया रहेगा थोड़ा टाइम के लिए, वो रिटर्न भी रखा। फिर आफ्टर दैट सब हो गया, बाद में बोला नहीं नहीं भाई तेरे को भी 200 रुपया भरना ही पड़ेगा, आई डोंट नो, आई वोंट अलाउ यू, नहीं तो मैं ले लूंगा तुम्हारी जमीन, वैसा। तो सबसे इनफैक्ट अवध प्लेड अ मेजर रोल इन द अपराइजिंग ऑफ। तो इसकी वजह से अवध में से ही ज्यादा मतलब सोल्जर थे, ओके, दे वर गुड मिलिट्री पीपल, तो उसकी वजह से अपराइजिंग में वो हेल्प हुआ। अब ये देखो, डिसरिस्पेक्ट टू बहादुर शाह, ये पूछा था ना, ये पूछा था, डिसरिस्पेक्ट वाला पूछा था ना, बहादुर शाह वाला क्वेश्चन। एक मिनट, सॉरी ये नहीं, वो नाना साहेब का था नाना सर साहब था, शायद। हाँ ठीक है। चलो बहादुर, दिस रिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। फिर एक और एक पॉइंट है, ये इसमें ही था, पॉलिटिकल में ही है ये वाला। एक बार आप छोटा सा आपका खुद का नोट्स बना देने का, 2-2 3-3 लाइन वाला, और इसमें मेन पॉइंट मार्क कर देने का, बहुत हो गया, इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब, हाँ ये दिया है देखो,
नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई। तो अगर इन केस आपने पॉलिटिकल कॉज किया, फॉर एग्जांपल आपने ये बहादुर शाह वाला किया, एब्सेंटी ऑफ सॉवरेनिटी टू ब्रिटिश, और आगे पॉलिटिकल कॉज किया, लेट्स से आपने ऐसा किया बिकॉज दे वेरी इजी पॉइंट फॉर एग्जांपल, देन दे वाज ट्रीटमेंट गिवन टू रानी लक्ष्मीबाई, फिर क्या करोगे? स्टक, आपने पढ़ा ही नहीं पूरा साल में ये पॉइंट, बिकॉज आपने तो क्या मार्क किया है, ये 3 पॉइंट ही करना है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, यू नो। उन्होंने पूछा है 3 पूछा है, तो आप 3 तो बहुत पक्के कर लो विदाउट एनी हर्डल, नो डाउट। बट द सेम टाइम थोड़ा बहुत ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर पूछा तो यू शुड नॉट बी ब्लैंक। ओके, हिस्ट्री इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, टॉप 5 में काउंट होता है। और मराठी का वो लिख लेना भाई, जिसने पेंडिंग रखा है कल चेक करूंगा, प्लीज इतना लाइटली मत लो यार हर एक चीजों को आप लोग। थोड़ा 5 मिनट लगता है लिखने में, कितना टाइम लगता है? चलो बोलो। डिसरिस्पेक्ट टू बहादुर शाह। Yes, sir. This hello. डिसरिस्पेक्ट टू शोन टू हाँ, बहादुर, हाँ। disrespect shown to Bahadur Shah. Bahadur Shah Zafar, the Mughal ruler, was under the protection of the company and received pension from the British. In 1849, Lord Dalhousie announced that successors of Bahadur Shah Zafar would not be permitted to use the Red Fort as their palace. They were required to shift to the place near the Qutub Minar. In 1856, the Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah, his successors would not be allowed to use imperial titles with their names and would be known as mere princes. This decision of British hurt the feelings of the Muslims. Consequently, Zenat Meher, the wife of Bahadur Shah, began plotting against them. Treatment given to Nana Sahib and Rani Lakshmi Bai. Nana Sahib was adopted son of Bajirao II, the last Peshwa. The British, sir, ऊपर करो ना. सॉरी। The British refused to grant Nana Sahib as their pension they were paying to Bajirao II. Nana Sahib was forced to live to Kanpur, far away from his family seat at Pune. This was widely resented in the Maratha region. Nana Sahib was inherited wealth from the former Peshwa, which he utilized in sending emissaries मिशनरी, to. एमिसरीज, एमिसरीज मतलब वो हाँ मिशनरी टाइप रहता है ना, लोगों को भेजने का, प्रोपोगेट करने के लिए। मालूम है ना, बुद्ध ने किया था पहले, बुद्ध और वो, हाँ हाँ हाँ। बरोबर. To different parts of the country for generating awareness among the Indians about the British policies. Nana Sahib traveled between Delhi and Lucknow to gather support for the movement. Rani Lakshmi Bai of Jhansi, who became the victim of doctrine of lapse, became a bitter enemy of any British, as her adopted son was not accepted as their heir to throne. The other Indian rulers who were not adversely affected became suspicious lest they should meet some the fate. A- absence an absentee एब्सेंटी, sovereignty of the British. Absentee sovereignty means that India was being ruled by British government from England at a distance of thousands of miles. Absentee sovereignty of British rule was resented. Sir, नीचे. बस इतना Was करूंगा। resented by the Indians. The early rulers like Mughals who had conquered India had in course of time settled in India. The revenues they collected from Indians were spent in India only. But in the case of Britain, the Indians felt that they were being ruled from England and India's wealth was drained to England and not utilized for the welfare. ओके, तो उसने क्या बोला पहले? ट्रीटमेंट, ये सॉरी, बहादुर शाह को, बहादुर शाह जो था वही वॉज अ रूलर, मुगल रूलर था, तो उसको गलत ट्रीटमेंट, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर। तो देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये अगर प्रजा है और राजा ने, ऑब्वियसली राजा का काम क्या रहता है, अच्छी तरह और प्रजा को, पब्लिक को खुश रखना। तो जब भी राजा को आप नाराज करोगे और उसको कुछ मिसचिफ करोगे तो पब्लिक भी नाराज होती है पैरेलल, कि मालूम है कि वो उसने अच्छा काम किया है, अभी आप उसको हटा रहे हो, मार रहे हो, जेल में डाल रहे हो। तो वैसा उस ये ब्रिटिशर्स ने वैसा ही किया, धीरे धीरे वन बाय वन रूलर को हटाया। वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कंपनीज एंड रिसीव्ड अ पेंशन फ्रॉम ब्रिटिश। तो क्या था प्रोटेक्शन, मतलब अल्टीमेटली वो जेल में ही रखा था उसको इनडायरेक्टली। तो वो पैसा दे रहे हैं बहादुर शाह को, उसके ब्रिटिशर्स के
भरोसे वो खा रहा है बेसिकली. In 1849, Lord announced that successor of Bahadur Shah Zafar would not be permitted to use the. तो उसके जो सर सक्सेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी मतलब उसको जेल में थोड़ी रखा था. जेल में नहीं था, मतलब अल्टीमेटली देखो अभी क्या मालूम है आपको, पता नहीं है. एक ऐसा होता है नजर कैद. आपको पता है नजर कैद क्या होता है? नजर कैद मतलब ऐसा है, अभी किसी को आप है ना ऐसा ऐसा लॉ या ऐसा उसने गुनाह नहीं किया जिससे आप जेल में डाल पाओ, लेकिन ऐसा है बहुत सारे, अभी आपको पता नहीं है, अभी जब भी कश्मीर का मुद्दा हुआ ना तभी वो एक हाउस अरेस्ट होता है ना हाउस सर. अरेस्ट, यस नजर कैद, हाउस अरेस्ट, करेक्ट, वेरी एग्जैक्ट वर्ड आपने बोला. तो हाउस अरेस्ट में क्या होगा कि आपको ये वो घर में ही रहने का, आपको खाना पीना सब मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन यूज ऑल फैसिलिटीज, बट यू कैन नॉट कम आउट ऑफ योर हाउस. आज बाहर आपके सैनिक सोल्जर खड़े रहेंगे, दैट इज कॉल्ड हाउस अरेस्ट. क्यों? पब्लिक उसको, हाँ, बट आपको कम्युनिकेशन जीरो, यू कैन नॉट टॉक, फोन नहीं रहेगा, इंटरनेट नहीं रहेगा आज के जमाने में, पहले तो था भी नहीं. तो वैसा है कि उसको क्या लगता है ब्रिटिशर्स को कि ये बाहर जाएगा ना, देन अपनी टीम बनाएगा और देन अगेन क्या करेगा, हमारे सामने चढ़ के आएगा वो, बरोबर, मारा मारी मतलब फाइट करने के लिए, वॉर करने के लिए. तो ये लोग क्या करते हैं, उसको मारेंगे नहीं, जेल में भी नहीं डालेंगे, उसको एक जगह पे रख देंगे एक रूम में, आज वही 50 सोल्जर लगा दिया, खत्म, ही कैन नॉट डू एनीथिंग. तो ऐसा कर लिया. देखो मारने से भी पब्लिक अपोज होता है, जेल में डाला तो भी पब्लिक बोलेगी कि गलत हो गया. तो वैसा मतलब मॉडरेट मिडल वे निकालेंगे. तो लॉर्ड डलहौजी अनाउंस दैट कि वो जो सक्सेसर था उसका बहादुर शाह का, तो बोला उसको यू कैन नॉट स्टे, बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी है. पहले क्या बोला था उसने कि वो प्रॉपर्टी में यूज कर सकता है, अभी वो प्रॉपर्टी में भी हटा दिया, बोला नहीं रेड फोर्ट में तुमको नहीं रहने का. दे वर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट अलग जगह पे नियर कुतुब मीनार, अलग जगह पे दे दिया रहने के लिए. 1850 लॉर्ड कैनिंग, अच्छा ये हर एक जगह पे देखो कोई कोई लॉर्ड कोई कोई चीज एप्लीकेशन कर रहा है. ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कोई और लाया, तो ये भी थोड़ा आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बराबर. बहादुर शाह है तो लॉर्ड कैनिंग है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है तो और कोई है, लॉर्ड डलहौजी है फॉर एग्जांपल. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी. 4 लॉर्ड 5 लॉर्ड अंदर डाल दिया एमसीक्यू में, देन यू विल कंफ्यूज किसने क्या किया था, यू डोंट नो. ठीक है. अनाउंस दैट आफ्टर डेथ बहादुर शाह सक्सेसर वुड नॉट बी अलाउड टू यूज अ इंपीरियल टाइटल, और टाइटल भी यूज नहीं करने का. भाई अभी खत्म, तुम राजा ही नहीं है तो तुम्हारा बाप ही राजा नहीं है तो तू कौन सा राजा हो गया, वैसा टाइटल मत यूज करो. वुड बी नोन एज मेयर प्रिंसेस, कोई राजा महाराजा नहीं. हाँ भाई तू एक राजा का लड़का है, ठीक है, दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड इट. दिस डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश हर्ट द फीलिंग ऑफ मुस्लिम, तो मुस्लिम के जो थे बोला नहीं यार तू ऐसा कैसे कर सकता है, वो है हमारा राजा है वो, तो तुम यू कैन नॉट से कि तू उसका टाइटल हटा लिया. देन जीनत महल वाइफ ऑफ बहादुर शाह, उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश के सामने वो वॉर या जो भी षड्यंत्र करना, प्लॉटिंग द सर इसमें हम लोग को तो लिखा दिस डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश हर्ट द मुगल्स, क्या क्या. वो जो ऊपर वाली लाइन है ना उसमें हम लोग को मुगल्स लिखा है. हाँ ठीक है, मुगल मुस्लिम, ये मुस्लिम की जगह ना. तो मुगल्स मुस्लिम ही तो हाँ थे. हाँ तो मुस्लिम मुगल एक ही है भाई, ठीक है, वो उतना कुछ माइन्यूट टेंशन, आप मुगल लिखोगे तो भी चलेगा, मुस्लिम लिखो तो भी जाएगा. अल्टीमेटली अंडर में जितने भी मुगल थे या मुस्लिम थे, अल्टीमेटली उसके नीचे वाले थे ना राजा, प्रजा थी सब, वो प्रजा नाखुश हो गई और क्या. ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई नहीं. नई बुक का और इसमें मैं देखा हार्डली कोई फर्क है. ओके, नाउ ट्रीटमेंट गिवन नाना साहब, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में. एंड रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब was adopted son of बाजीराव टू, ये याद रखना, नाना साहेब was a son, बाजीराव टू के सन थे. द लास्ट पेशवा, पेशवा करके जैसे राजपूत थे वैसे पेशवा थे. द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहेब द पेंशन दे वर पेइंग टू बाजीराव टू. तो उन्होंने क्या किया कि जो बाजीराव टू को जो पेंशन देते थे, पेंशन मतलब अगेन हम टेल हर महीने कुछ पैसा देने का, 50,000 लाख रुपया उनकी जो लाइफ उनके जीने के लिए. तो उन्होंने बोला ठीक है अभी तुम्हारा लड़का है ना, तुमको उसको नहीं मिलेगा, खत्म, आई डोंट वांट टू गिव यू. नाना साहेब वो फोर्स टू लिव इन कानपुर. अच्छा उनको जहाँ रहते तो उधर हटा, अभी कहाँ रहते तो मुझे नहीं पता, बट कानपुर में लेके गए वो. बराबर, ऐसा क्यों करते हैं, कारण वो है कि वो उनकी पब्लिक, फैमिलियर पब्लिक से दूर चले जाए एट द एंड. तो कोई प्लॉटिंग करना है, कोई चीज मतलब प्लांट करना है वो नहीं कर पाए, प्लानिंग करना है नहीं कर पाए, वो एक उनका लॉजिक है. जैसे मालूम है आपको, वो बदली कर देते हैं, अरे एक यहाँ से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, वैसे बदली कर देंगे अलग अलग जगह पे. क्यों? यू कैन नॉट मेक अ ग्रुप फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली सीट एट द पूना. अच्छा पूना में थे, सी
पूना से लेके उनको कानपुर डाल दिया, सोचो महाराष्ट्र से लेके कानपुर. दिस वॉज वाइडली रिसेंटेड द मराठा रीजन. तो मराठा थे वो, तो बोला अरे हमारे तुम नेता को, हमारे लीडर को तुम हटा दिया यहाँ से, वी आर अनहैप्पी. नाना साहेब इनहेरिटेड वेल्थ फ्रॉम द फॉर्मर पेशवा. तो नाना साहेब के पास पैसा था पेशवा के, जो अपने माँ बाप दादा का. उन्होंने क्या यूज किया, बोला ऐसा किया ना तूने, कोई बात नहीं, चलो आई बी देयर इन कानपुर. बट उन्होंने क्या आइडिया किया, सोचो वो टाइम पे खुद सब पैसा उन्होंने लगा दिया. अपने पास जितनी भी वेल्थ थी ना, सब लोगों को बुलाया और सबको बोला कि भाई देखो वो टाइम पे कोई व्हाट्सअप, ईमेल, मोबाइल नहीं था या न्यूज चैनल नहीं था. पीपल डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विथ मी. अभी मैं दीप को कुछ कर रहा हूँ तो दुनिया को किसको पता नहीं है. बट देन दीप ने क्या किया कि उसने अपने 500 लोगों को पैसा दिया, लाख लाख रुपया दे दिया. बोला एक काम कर, तू इधर एमपी में जा, तू गुजरात में जा, तू राजस्थान में जा और सबको बता कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ब्रिटिशर्स हमारे लोगों के साथ ऐसा काम कर रहे हैं. तो अवेयरनेस फैलाने के लिए खुद पैसा दिया. ही कुड मतलब अपनी लाइफ जिंदा रह सकता था आराम से उतने पैसे से कानपुर में, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. सोचो, द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग द इंडियन अबाउट ब्रिटिश पॉलिसी. तो बोला उन्होंने देखो ब्रिटिशर्स ऐसा सब कर रहे, वो जागो आप और आप भी उसको अपोज करो, लाइक दैट. नाना साहब ट्रैवल बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ टू गैदर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट. तो उन्होंने लीडर, बीइंग ए लीडर, सब जगह पे उन्होंने जाके अवेयरनेस किया और ये रिवोल्ट होने के लिए बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया, कंट्रीब्यूट किया. रानी लक्ष्मीबाई का भी वही मैटर, बाई ऑफ झांसी हु बिकम द विक्टिम ऑफ डॉक्ट्रिन. आपने देखा क्या उसका लड़के का नाम, क्या सर? आनंद राव. आनंद राव, राव. वेरी गुड. तो आनंद राव जो भी उन्होंने एडोप्टेड लड़का था, बिकम द बिटर एनिमी ऑफ ब्रिटिश एज और एडोप्टेड सन वाज नॉट एक्सेप्टेड द हेयर टू थ्रोन. पर उसको राजा नहीं बनाया, दो सी वाज ए क्वीन, उसके लड़के को आगे वो थ्रोन नहीं दिया, राज्य नहीं दिया. द अदर इंडियन रूलर वर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड, who were not adversely affected become suspicious. मतलब बाकी जो अफेक्ट नहीं हुए थे उनको भी ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई अभी देखो इनके साथ ऐसा कर रहा है, टुमारो मेरे साथ होगा. तो उनको भी वो डर होने लगा. दे आर अगेंस्ट द पीपल, ब्रिटिशर्स. एब्सेंटी ऑफ सॉवरेनिटी मतलब क्या बोला, एब्सेंटी ऑफ सॉवरेनिटी मींस दैट इंडियन वाज बीइंग रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड. क्या हुआ, ये लोग अभी मुगल में देखो मस्त कंपैरिजन दिया है. मुगल थे, यहाँ पे हमको जीता, नो डाउट, एग्री, बट यहाँ पे ही काम कर रहे, यहाँ पे ही सेटल है. तो उनको ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ का प्रॉपर्टी. अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ की सब चीज लेके ब्रिटिश चले जाते, पैसा लिया, ब्रिटिश में फैक्ट्री डाला, बरोबर है, इंग्लैंड में फैक्ट्री डाला, सब पैसा इधर से लेके जा रहे और बाहर अपने राज्य में ग्रोथ कर रहे और इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे. तो मुगल ऐसा नहीं करते थे. At a distance, the thousands of miles, absence the sovereignty of British rule was resented. मतलब वो खुद इधर रह नहीं रहे और बाहर बैठ के एक्सप्लॉइट कर रहे और अपने कंट्री को डेवलप कर रहे, इंडिया को खोखला कर रहे. The earlier ruler like the Mughals who had conquered India, जीता, no doubt, had in course of time settled in India. इंडिया में सेटल हो गए वो लोग और यहाँ पे कामकाज करने लगे. यहाँ पे ग्रोथ ग्रेजुअली हुआ इंडिया का. द रेवेन्यू दे कलेक्टेड, देखो जो पैसा कमा वो लोग टैक्स से कलेक्ट करते थे वो इंडिया में यूज कर रहे, वो लोग रोड बना रहे या जो भी बिल्डिंग्स बना रहे. इंडियन वे स्पेंड इन इंडिया ओनली, बट इन केस ऑफ ब्रिटिश द इंडियन फेल्ट दैट दे वर बीइंग रूल्ड फ्रॉम द इंग्लैंड एंड इंडियाज वेल बीइंग ड्रेन मतलब खत्म हो रहा है, इंडिया से ड्राई हो रहा है, खत्म, सब पैसा जा रहा है बाहर टू इंग्लैंड एंड नॉट यूटिलाइज फॉर देयर वेलफेयर. और हमारे इंडिया के लिए वेलफेयर के लिए यूज नहीं हो रहा है, सब पैसा ले लेके उधर जमा कर रहे हो लोग और इंडिया खत्म हो रहा है. ठीक है, दिस ऑल अबाउट योर पॉलिटिकल क्लॉजेस. इतना बड़ा है भाई, 3 मार्क के लिए अभी जो पढ़ा ना हमने, मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स, बट सेम टाइम पूछते हैं, वो लोग ने पूछा है बहुत बार. नाउ सोशियो रिलीजियस कॉजेस करना, इतना कर ले, कितना है, 9 है, इतना कर लेते अभी. सर मैं करूं? हाँ पढ़ो, और कोई पढ़ सकता है, चलेगा. मैं पढ़ता हूँ ना. हाँ. सोशल तीन तीन? हाँ 9 ठीक है सर. मतलब 3 पॉइंट एट अ टाइम. हाँ. Socio-religious causes. The British government's attempt to interfere in the social and religious life of the Indian led to widespread fear among the masses. Interference with social customs.
Some of the social reforms introduced by the British in India were aimed at improving the conditions of the people. However, while introducing such reforms, the feeling of the people were not taken into consideration, and the result was that reforms like abolition of sati 1829 and the introduction of Widow Remarriage Act 1856 and the opening of Western education to girls were not welcomed by the masses. Apprehensions about the modern innovations. People were suspicious of introduction of modern innovations like railways and telegraphs. There were rumors that telegraph poles were erected to hang those who were against the British rules. Similarly, Orthodox Indians noted that in railway compartments, the higher castes and the lower castes were made to sit side by side. They believed that the British introduced such practice to defy their caste and religion. हाँ Policy of racial discrimination. The British officers were rude and arrogant towards the Indians. They believed that they were superior to Indians and followed a policy of contempt towards the Indians. They dubbed the Muslim as cruel and unfaithful. Some European officers ill-treated and insulted Indians. Such act of unjust discrimination alienated the British from the Indian masses. ओके तो Corrupt ये एक मिनट तीन तीन है हाँ हाँ रुको तो इंटरफियरेंस सोशल कस्टम तो अभी देखो सोशल अभी तक पॉलिटिकल जितना भी मैटर था पॉलिटिकल के रिलेटेड था तो उसकी वजह से बहुत लोग नाराज हुए आपने देखा राजा नाराज पब्लिक नाराज लेकिन अभी सोशियो रिलीजियस में क्या हुआ वो लोग ने अपने जो सोशल कस्टम से हमारी जो प्रथा थी उसमें भी उन लोग ने इंटरफियर करना चालू किया तो उसने बोला उन्होंने क्या किया सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय दिस वे एम टू इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ पीपल देखो उनका उनका ऐसा था कि हमारी जो कंडीशन है वो सुधारना वैसा उनका बेसिकली क्या था मोटिव ऐसा था बट हमको ऐसा लगने लगा कि नहीं वो हमारे धर्म में हमारी रिलीजियस में इंटरफियर कर रहे हाउएवर व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग सच रिफॉर्म द फीलिंग ऑफ पीपल वर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन मतलब इंट्रोड्यूस सच रिफॉर्म हमको वो अच्छा नहीं लगा बेसिकली वो आपका अच्छा करने गए ब्रिटिशर्स बट वी फील हम उल्टा सोच रहे हो उसको कि नहीं तुम हमारे बात में क्यों इंटरफियर कर रहे हो भाई result was that reform like abolition of सती everybody know वो पति मरने के बाद वो चीता पे वापस बैठ जाने का सीधा सीधा अभी उसका कोई लॉजिक नहीं है ऑनेस्टली देखे तो कि वो क्यों मरे बेचारी द इंट्रोडक्शन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट तो उन्होंने क्या किया सती बंद किया बोला सती नहीं यूज कर मतलब यू कैन नॉट डू दैट अगर आपने किया तो फैमिली वालों को पनिशमेंट मिलेगी अगर वो हस्बैंड मरा देन उसकी वाइफ सपोज टू बी लाइव उसको जिंदा रहना है उसको ऐसा यू कैन नॉट शी कैन नॉट गो ऑन सीट ऑन दैट चीता के ऊपर बैठना नहीं है वैसे लॉ लेके आया बाकायदा अगर वो फॉलो नहीं होगा देन इट विल बी पनिशमेंट जेल में डालेंगे वो रीमैरिज एक्ट विडो का अभी विधवा हो गई तो पहले क्या था जिंदगी भर विधवा ही रहने का तो अभी क्या हुआ उसने बोला नहीं नहीं यू कैन एबल टू डू अगेन मैरिज कर सकते हो आप रीमैरिज एक्ट तो ये दो चीज याद रखना पूछ सकते हो सती एंड रीमैरिज एक्ट and the opening of western education to girls were not welcomed by the masses मतलब पब्लिक ने वो और उन्होंने क्या किया वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया दो हम लोग को पसंद इंडियन को पसंद नहीं आया ठीक है अप्रीहेंशन अबाउट द मॉडर्न इनोवेशन तो चिंता है मतलब वो लोग कुछ नया बना रहे फॉर एग्जांपल कुछ कर रहे तो पब्लिक को क्या लगा कि उन्होंने इतना डर बैठ गया ना अभी तक उन्होंने इतना एक्सप्लोइट किया तो कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं तो हमको लग रहा है नहीं नहीं ये तो बहुत कुछ तो गड़बड़ है दे आर डूइंग समथिंग एल्स जो सोचो ना टेलीग्राफ वो टावर पोल बना रहे पोल डाला तो उनको लग रहा है इंडिया को क्या लगा इंडियन को हमको हैंग करेंगे वहां पे फांसी भी दे देंगे अभी वो भाई फांसी के लिए है ही नहीं वो एक्चुअली वो बना रहा था वो टेलीग्राफ मतलब वो कम्युनिकेशन के लिए वायर डालने के लिए हैंग करने के लिए there were rumors that telegraph poles were erected to hang those people were against the British ऐसा हमारा डर बैठ गया डर फील होने लगा ऐसा कि इसकी वजह से पोल डाल रहे वो लोग भाई उसने बोला पोल उसके लिए नहीं डाल रहे हम लोग एक कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं बट देन वी डोंट बिलीव सिमिलरली ऑर्थोडॉक्स इंडियन नोटेड दैट इन रेलवे कंपार्टमेंट तो उसने हम लोग को क्या लगा रेलवे कंपार्टमेंट में दोनों को मतलब जो कास्ट है लोअर कास्ट एंड हायर कास्ट उसको साथ में बिठाएंगे जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उनको ऐसा लगने लगा कि ऐसा करके वो सिस्टम बना रहे रेलवे कंपार्टमेंट इसके लिए बनाया जिसमें हम लोग साथ में बैठेंगे और हम एक दूसरे की
धर्म खराब होगा. लोअर कास्ट वेर मेड टू सिट साइड बाय साइड. दे बिलीव दैट ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस सच प्रैक्टिस टू डिफे मतलब देयर कास्ट एंड रिलीजन, मतलब हमारे रिलीजन को खराब करने के लिए उन्होंने ऐसा बनाया है. तो जो कुछ अच्छा भी कर रहे थे देन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे, बट हमको अच्छा नहीं लगा वो चीज. पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बराबर भेदभाव, कलर से भेदभाव, रंग भेदभाव. द ब्रिटिश ऑफिसर वेर रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड्स द इंडियन. दे बिलीव दैट दे वर सुपीरियर. तो उनको ऐसा ही था, ऑब्वियसली गोरा है, हमने देखा ना पहले कितना सारा लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन द रेस्टोरेंट, ऐसा था. इसका मतलब डॉग कुत्ते की तरह हमारा कंपेयर किया, ऐसा सब डाला हुआ था उन्होंने नोटिस, कहाँ पे, रेस्टोरेंट के बाहर. और इंडियंस आर फॉलोड बाय पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब नो वैल्यू. हमको ऐसा लगा कि हाँ ऑब्वियसली वो तो था ही, दे डोंट केयर. ऑब्वियसली वो अभी ह्यूमैनिटी में मान ही नहीं रहे, सुपीरियर ही है वो, सब चीज उनका ही है ऐसा मान रहे, तो क्यों करेंगे वो लोग. दे डाउट द मुस्लिम एज ए क्रूल. उन्होंने क्या बताया, हमारे मन में डाल दिया मुस्लिम क्रूल है, बराबर, क्यों उन्होंने पहले राज्य किया ना, हमारे पे रूल किया था, तो उसने बोल दिया मुस्लिम, हमको हमारे माइंड में घुसा दिया हिंदूज में कि मुस्लिम आर अनफेथफुल, क्रूर है. सम यूरोपियन ऑफिसर इल ट्रीटेड एंड इंसल्टेड इंडियन, ये सब भी किया उन्होंने. सच एक्ट ऑफ अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन एलिनेटेड द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन मास. तो इसकी वजह से भी हम उससे नाखुश हो गए कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारा इंसल्ट क्यों कर रहे हो कंटिन्यूसली. तो वी आर अनहैप्पी. दिस इज वन ऑफ द कॉज कि ये हम उसके अपराइजिंग के लिए. ओके, तीन और. हाँ भाई निशांत, है कि नहीं. हाँ सर हूँ सॉरी. हाँ बोलो ना तो भाई. हाँ, हाँ. करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन. हाँ. Corruption in administration. The police and petty officials were corrupt. The rich got away with crime, but the common man was looted, oppressed, and tortured. ये लो. Oppressions of the poor. The complex judicial system enabled the rich to oppress the poor, flogging, torture, and imprisonment of cultivators for their inability to pay arrears of rent and land revenue and interest on debt were quite common. Thus, the growing poverty made the poor desperate and led them to join a general uprising in the hope of improving their lot. Activities in missionaries. The British were different from Indians in race, religion, and sentiments. In the 18th century, the British showed a friendly attitude towards Indian religions. They had no particular fear for their own religion, and the company even acted as a trustee of some Hindu temples. However, in the 19th century, this attitude underwent a change. The British began to interfere with the local religious and social customs. They denounced idol worship and dubbed local beliefs as ignorance. After 1813, there was an increased both in the number of activities of Christian missionaries. The Indians thought that the government was supporting missionaries who would convert them to Christians. ओके नाइस. तो ये भी बहुत इजी है. सोशो रिलीजियस पूछा ना, बहुत 3 पॉइंट लिखा, तो बहुत छोटे छोटे भी है बहुत सारे और इजी टू रिमेम्बर. ठीक है. तो करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन. द पुलिस एंड पेटी मतलब छोटे ऑफिसर सब करप्ट थे. वह करप्ट. द रिच गॉट अवे मतलब आपको पास पैसा है तो आप कुछ भी क्राइम करो आप निकल जाओगे, यू डोंट हैव टू वरी. मतलब इक्विलिटी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर में, बराबर. आपके पास पैसा है, यू कैन एबल टू लीव द थिंग्स, आप छूट सकते हो. मतलब आपने मर्डर भी किया, पैसा दे दिया, यू कैन एबल टू गो एट होम विदाउट एनी हर्डर. कॉमन मैन वाज लूटेड, अप्रेज एंड टॉर्चर. तो क्या करेंगे, आपने किया, दूसरे किसी को पकड़ के डाल देंगे, भाई तूने किया है, तू बाजू में खड़ा था ना, तूने ही मर्डर किया है. वो बेचारा गरीब है, उसको कुछ कर ही नहीं पाएगा. लाइक दैट प्लॉट करेंगे उसको. ऑपरेशन इन क्या हुआ, पुअर दबाया. और द कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम एनेबल द रीच टू ऑपरेट द पुअर. फ्लॉगिंग मतलब वो चाबुक मारना, हंटर मतलब हंटर से मारना, टॉर्चर, इम्प्रेसमेंट जेल में डाल देने का, और कल्टीवेटर फॉर द इनएबिलिटी टू पे एरियर्स ऑफ रेंट. एरिया मतलब एक्स्ट्रा जो भी रेंट देना है, एक्स्ट्रा रेंट है, उन्होंने बहुत सारा रेंट डाल दिया अलग अलग तरीके से, वो बेचारा पे ही नहीं कर पा रहा है. अपनी सब चीज बेचने के बाद भी वो 1-2 टाइम खा पा रहा है, और देन ऑल्सो ही हैज टू पे लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्सेस. वो नहीं दिया, बाहर निकाल के मारेंगे उसको. नहीं दिया, वो उसको
बीवी के गहने बेचा, घर बेचा, सब करना पड़ता था उसको, फिर भी वो पे नहीं कर पाता था। और ये लोग बहुत एक्सप्लॉइट किया, मतलब उसका खून चूस लिया लास्ट तक। लैंड रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑन डेट वेर क्वाइट कॉमन, ये सब कॉमन था, मारना पीटना, पैसा ले लेने का। Thus the growing poverty made the poor desperate, और ये लोग इतने कंटाल गए कि बस भाई अभी हो गया, इनफ है, अभी हम मर जाएंगे चलेगा, बट ये लोग को हटाओ किधर से, तो यू डोंट वांट दिस पीपल हियर इन इंडिया। Growing poverty made the poor desperate, lead them to join a general uprising in the hope of improving their lot। ये क्या लिखा है, लॉट है क्या है, एक्टिविटी ऑफ मिशनरीज। तो देखो अभी ये मिशनरी आया वापिस, हमने एक देखा था आगे। भाई ये टाइम पे कौन हुआ है, जिमित। उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश वर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन इन रेस, बराबर, वो कलर में हम लोग अलग थे, रिलीजन, सेंटिमेंट हमारा पूरा अपोजिट था, मतलब हम, हमारा धर्म अलग है, हमारा कलर अलग है, हमारी सोच अलग है कंपेयर टू ब्रिटिशर्स। कहाँ पे भी मैचिंग नहीं है 1% भी। इन 18th सेंचुरी द ब्रिटिश फ्रेंडली, जब भी वो आए तभी उन्होंने तो बोला हाँ भाई कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे हिसाब से धर्म फॉलो करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे इंडियन जो टेम्पल में उसमें पार्ट थे, वो ट्रस्टी थे, मतलब वो ये मैनेज करते थे, हिंदू टेम्पल्स को मैनेज करने में भी दे वर देयर, मतलब दे वर ओके विद आवर रिलीजन, हम फॉलो कर रहे थे, उसमें कोई तकलीफ नहीं था उनको। बट हाउएवर इन 19th सेंचुरी दिस एटीट्यूड अंडरवेंट द चेंज, फिर उन्होंने वो अपना एटीट्यूड बदल दिया, बोला नहीं नहीं अभी तो तुम पैसा तो हमको दो ही दो, हमारे हिसाब से ही रहने का, और धर्म भी हमारा ही फॉलो करना पड़ेगा, वैसा करके अभी वो लेवल पे आ गए वो लोग लास्ट में। द ब्रिटिश बिगन टू इंटरफियर विद द लोकल रिलीजियस सोशल कस्टम, हमारे हर एक धर्म में नाक डालना चालू किया। दे डिनाउंस आइडल वर्शिप एंड डब लोकल बिलीफ एज इग्नोरेंस, तो बोला नहीं नहीं तुम्हारा जो भी सोच है, तुम्हारा जो धर्म है वो कुछ बराबर नहीं है, तुमको क्या करना पड़ेगा, यू टू कन्वर्ट, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ तुम, बराबर, तुम्हारा धर्म बराबर नहीं है, नॉट गुड। There was a increase both in number of activities of Christian missionary, तो क्रिश्चियन मिशनरी आके घर पे आके आपको बोलेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, कन्वर्ट इन क्रिश्चियन हो जाओ, तुमको ये प्रॉमिस देंगे फॉल्स, तुम्हारे बच्चे का पढ़ाई हम उठाएंगे जिंदगी भर, तुम्हारे बच्चे का शादी करेंगे, हर महीने तुमको चावल देंगे 10 किलो, वैसा बहुत सारे तरीके से कन्वर्ट करना चालू किया। क्योंकि कन्वर्जन तो कैसा है, देखो इसमें ज्यादा फोर्स तो आप कर नहीं पाओगे, आप बोलोगे कन्वर्ट हो जाओ, तो अभी बाद में वो चर्च में आना है उसको रेगुलर, पर वो फॉलो करना है, कैसे करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा उनको लालच दे दे के उनको कन्वर्ट करना चालू किया। इंडियन थॉट दैट द गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग मिशनरीज हु वुड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी, तो ऑब्वियसली वो करते ही थे वो। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जिमित भाई, वेलकम टू द शो। हाँ बोलो भाई देशांत भाई, फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। हाँ सर, fears regarding Western education. The Western system of education was introduced in a number of schools in 1829. The Bengal government established an English class in Calcutta, Madras, which was a Muslim कलकत्ता, institution. सुनो सुनो एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है सबका, मदरसा है, मदरसा, मदरसा, मैं बता दूं क्या मदरसा, है? हाँ। हाँ ये वो मद्रास नहीं जो है, मुस्लिम नहीं लोग सर, पढ़ते हैं। हमारे सर ने बोला कि मदरसा और मदरसा दोनों चलेगा। हाँ मद्रासा मतलब वो मद्रास नहीं है, मुस्लिम मद्रास लोग का वो मस्जिद टाइप होता क्या मुस्लिम लोग अरे वो क्या जो पढ़ाते पढ़ाते नहीं, हैं। हाँ उधर ही वही पढ़ाते हैं। छोटे बच्चे को पढ़ाते बिना पैसा लिए। हाँ आपने बोला था। Huh. हाँ English classes were introduced in Banaras Sanskrit College. The shifting of emphasis from Oriental learning to Western education was not received well by the people, especially the Pandits and Maulvis. They saw an attempt to discourage traditional Islamic and Hindu studies. People started suspecting that the aim of Western education was not to promote literature and sciences, but to encourage the children to become Christians. Taxing religious places. Religious sentiments of the Indians were hurt by the official policy of taxing lands belonging to the temples and mosques. Such lands had been exempted from taxation by previous Indian rulers. The families dependent on these lands began to propagate that the British were trying to undermine the religions of India. Law of property. The Religious Disabilities Act of 1850
changed the Hindus' law of property. It enabled a convert from Hinduism to other religion to inherit the property of his father. The Hindus regarded this as an incentive to give up one's religion's faith. ओके Economic. बस बस इकोनॉमिक नहीं भाई, इनफ है आज के लिए। ओके अभी ये सातवां फियर रिगार्डिंग द वेस्टर्न एजुकेशन, बराबर उन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया इंग्लिश फॉरेन एजुकेशन का इन 1829। तो इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ स्कूल, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, इनफैक्ट वही पढ़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स का ही पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो अभी संस्कृत पढ़ते हो गए हम, हमारे गीता ओके ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ते हो गए हम लोग, लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ रहे। ओके द बंगाल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश एन इंग्लिश क्लास इन कलकत्ता मदरसा। मदरसा मतलब हमने बोला, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, जो डिस्कस हुआ है कि मस्जिद में या कोई ऐसी प्लेस है वहाँ पे मुस्लिम के जो लीडर टाइप रहते हैं, जो प्रीस्ट रहते हैं, मौलवी है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे हमको पहले क्या था, आचार्य पढ़ाते थे, जो आप गुरुकुल में जाते थे, देन आचार्य हमको शिक्षा देते थे। वैसे ये लोगों का कैसा है, एक जगह रहता है वहाँ पे वो लोग दे यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स विच वाज अ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन। लेटर ये ऐसा था मदरसा, कलकत्ता मदरसा, बट उन लोग ने क्या किया, वहाँ पे समझो उनकी उर्दू में या उनके जो भी कुरान है उसके बारे में सिखाते थे, धर्म ग्रंथ के बारे में, लेकिन अभी उन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दिया। वहाँ पे साइंस ओके ये सब पढ़ा रहे, मैथ्स पढ़ा रहे। इंग्लिश क्लासेस वेयर इंट्रोड्यूस इन बनारस संस्कृत कॉलेज, क्योंकि जो संस्कृत कॉलेज है वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया एज ए सब्जेक्ट। द शिफ्टिंग ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम ओरिएंट, मतलब हमारा जो टिपिकल पढ़ाई था उधर से हम स्विच ओवर होके वेस्टर्न एजुकेशन में आ गए। नॉट रिसीव वेल बाय द पीपल, पब्लिक को अच्छा नहीं लगा वो, कि नहीं वाई वी शुड स्टडी इंग्लिश, वी डोंट रिक्वायर इंग्लिश, हम हमारे संस्कृत में हमारी जो परंपरागत पढ़ाई है वी आर ओके विद दैट। स्पेशली कौन एक्सेप्ट नहीं किया, ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं, पंडित मौलवीज, दे आर नॉट हैप्पी विद द चेंजेस, ये चेंज उनको पसंद नहीं आया। दिस वॉज इन अटेम्प्ट टू डिस्करेज, उनको क्या लगा क्यों ऐसा हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्यों ऐसा किया, उनके माइंड में क्या था कि भाई तुम्हारा जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है उनको तुम बदल रहे हो, हमारी जो ट्रेडिशनल चीज है स्टडी की, जो हमारे बाप दादा सालों से पढ़ते आए, अभी तुम उसको टच कर रहे हो, उसको इंटरप्ट कर रहे हो। पीपल स्टार्टेड सस्पेक्टिंग दैट, क्या लगने लगा उनको पब्लिक को, एम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज नॉट प्रमोट, बोला वो लोग क्या बोलते थे कि तुम ये पढ़ो, इसके अंदर साइंस है, आपका लिटरेचर है, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो पब्लिक को लगा हाँ भाई तू पढ़ा तो रहा है, बट पैरेलल ऐसा हो रहा है उसके अंदर बहुत क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में भी बहुत लिखा हुआ है कन्वर्जन करने के लिए, और वो हमारे बच्चे कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिश्चियन में, हमारी कास्ट ही नहीं रहेगी, ओके उसकी एंटिटी नहीं रहेगी, तो बोला वो नहीं चलेगा, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस चेंज, ऐसा करके दे आर सामने हो गए बेसिकली। टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, उन्होंने क्या किया, रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ इंडियन वे हर्ट बाय द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल। तो जो जमीन है, जो हमारे जो भी फार्मर्स थे, जो पैसे वाले थे, वो लोग क्या करते थे, टेम्पल को जमीन दान में देते थे। टेम्पल के बाद बहुत सारा जमीन था, हमने देखा आगे पढ़ाई किया था कि वो उसमें से ही सब मतलब एम्प्लॉयमेंट होते थे, जो वहाँ पे रहते उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते थे फ्री में। मॉस्क, मस्जिद, इनके पास बहुत सारी जमीन थी, तो ये लोग ने क्या किया। सर कितने बजे तक क्लास है? हाँ कितने बजे तक क्लास है? कौन बोला ये? अरे सर मैं बोला। मैं का नाम क्या है? मुझे नहीं समझेगा इधर से बेटा, कौन पूछ रहा है बोलो ना। सर मैं वीर। वीर रुक जा भाई 2 मिनट। हाँ चलेगा सर, अभी ऐसे पूछ रहा हूँ। Such land had been exempted from the taxation by previous Indian ruler। तो जो हमारे पहले के रूलर थे वो जो टेम्पल के पास जो लैंड है ना उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगाते थे, बिकॉज उनको मालूम है कि टेम्पल इसके थ्रू पैसा जनरेट कर रहा है, वो वेलफेयर में यूज कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, गरीबों को दान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो हम उस पर टैक्स नहीं मारेंगे, बरोबर। लेकिन ये लोग ने वो भी नहीं छोड़ा। द फैमिलीज डिपेंड ऑन दिस लैंड began to propagate that British were trying to undermine the religions of India। तो बोला वो लोग जिसके ऊपर है, बोला हमको बहुत परेशानी हो रही है, they are trying to take away this land, हमारे धर्म को खतरे में डाल रहे हैं लोग, ऐसा करके एक और लॉ निकाल दिया उन्होंने, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, बरोबर। जैसे हमने, मैं सिंपल भाषा में बोल देता हूँ कि उन्होंने 1850 में ऐसा किया कि पहले ऐसा था जो हमारे हिंदू धर्म में कि अगर मैं हिंदू ओके और मेरा बच्चा अगर हिंदू है तो ही मेरी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, अगर वो कन्वर्ट हो गया
कोई भी रिलीजन में, देन ही इज नॉट एंटाइटल फॉर माई प्रॉपर्टी वॉट सो एवर डू आई हैव। लेकिन इसकी वजह से क्या होता था, अगर मेरे बच्चे को किसी ने पेनिट्रेट किया कि तू क्रिश्चियन बन जा, तो वो नहीं बनेगा। क्यों? कि उसको मालूम है अगर वो क्रिश्चियन बन गया तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं ट्रस्ट को दे दूंगा या कोई मंदिर में दान दे दूंगा, उसको 1 रुपया भी फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वैसा उनको हमारा लॉ था पहले। इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने चेंज कर दिया, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अगर वो तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा खरे सही में वो खून है, तो वो कोई भी धर्म रहेगा, नो प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉपर्टी उसको ही जाएगी 100%। तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नाउ यू आर नॉट ए हिंदू देन आई विल नॉट गिव यू माई राइट्स, प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। लॉ बदल दिया, लीगल कर दिया। टुमारो अगर मैं उसको नहीं दिया, समझो क्रिश्चियन बन गया और मैं उसको बोलूंगा नहीं नहीं अभी मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं होगी, देन आई विल बी एंटाइटल फॉर पनिशमेंट। लॉ बना दिया उन्होंने, ठीक है। कन्वर्ट फ्रॉम हिंदुइज्म to other religion to inherit the property of his father. The Hindus regarded this as an incentive to give up one's religious faith. तो बोला हाँ इसकी वजह तुम इसके लिए बना रहे हो ये लॉ, बिकॉज कल जाके तुम ब्रिटिश में कन्वर्ट कर दोगे मेरे जो भी पीछे की जनरेशन को, एंड अल्टीमेटली हमारी जो हमारी हिंदुइज्म है या मुस्लिम है या जो भी वॉट एवर, वो पूरा कन्वर्ट होके ब्रिटिश में चला जाएगा, अपना क्रिश्चियन में चला जाएगा, तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। दिस ऑल अबाउट योर, क्या था ये, कौन सा कॉजेस था बोलो? सोशियो रिलीजियस। सोशियो रिलीजियस। बरोबर है, पॉलिटिकल सोशियो हो गया। वी आर लेफ्ट विद नाउ इकोनॉमिक कॉज। ये थोड़ा डिटेल में है और भी इसमें कितना पॉइंट है भाई, और मिलिट्री। सर आप रिलीजन में पूरा फिर से क्यों करा रहे हो? नहीं तो मैं आप, फॉर यू इट इज अ रिवीजन बेटा, फॉर साइंस पीपल इट इज अ फर्स्ट टाइम। ओह आई थॉट